ओके, सो अभी मैं अपनी स्क्रीन जो है शेयर करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। यस। अच्छा, चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर एंड ओके। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डी क्यू फ्लिप फ्लॉप। सो डी क्यू फ्लिप फ्लॉप जो है, इट इज़ डिजिटल ब्लॉक विच हैज़ वन इनपुट, बल्कि टू इनपुट्स हैं नॉर्मली। क्लॉक है, डी है, क्यू है, एंड बिल्कुल एंड पे हमने एक रीसेट इनपुट भी ऐड किया था। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम फॉर डी क्यू फ्लिप फ्लॉप। एंड इसकी बिहेवियर जो है वो आपको पता है, वो ये है कि पॉजिटिव क्लॉक एज पे जब भी पॉजिटिव क्लॉक एज आएगी, तो उस इंस्टेंट पे डी की जो भी वैल्यू होगी वो क्यू पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो इन दिस केस यू कैन सी दैट एट दिस पॉजिटिव एज, इस पॉजिटिव एज पे आप देख सकते हैं कि डी की जो वैल्यू है वो 1 है, और वही ट्रांसफ़र हुई है क्यू आउटपुट पे। सिमिलरली अगर आप इस पॉजिटिव एज को देखते हैं, तो ये बेसिकली ये एक रेड कर्सर है, रेड कर्सर के पीछे पॉजिटिव एज जो है वो छुपी हुई है। सो इस पॉजिटिव एज पे डी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, और ज़ीरो जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, उसकी वैल्यू जो ट्रांसफ़र हुई है वो क्यू पे ट्रांसफ़र हुई है इस टाइम इंस्टेंट पे। सो what will happen if you insert न्यू इनपुट, जिसको रीसेट कहते हैं? रीसेट करने से क्या होगा? रीसेट करने से ये होगा कि से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पॉजिटिव क्लॉक एज को देखते हैं। सो इस पॉजिटिव क्लॉक एज पे, ये पॉजिटिव क्लॉक एज है। सो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि व्हेन एवर क्लॉक गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू वन, तो ज़ीरो टू वन जाते हुए जो एज इनकाउंटर होती है उसको पॉजिटिव क्लॉक एज कहते हैं। सो दिस इज़ पॉजिटिव clock edge, and in this course mostly we will be dealing with positive clock edge. Similarly negative clock edge भी possible है। वो कैसे? जब क्लॉक की वैल्यू 1 से 0 की तरफ जा रही हो, सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 0, सो बीच में ये जो एज आती है बिटवीन 1 एंड 0, इसको नेगेटिव क्लॉक एज कहते हैं, नेगेटिव क्लॉक एज। एनीवेज, बहरहाल, सो यहाँ पे इस टाइम इंस्टेंट पे आप देख सकते हैं कि एट पॉजिटिव क्लॉक एज द वैल्यू ऑफ डी इज़ 1, एंड हेंस क्यू के ऊपर 1 जो है वो आ जाएगा। एंड फिर रीसेट की वैल्यू जो है वो 1 हो रही है यहाँ पे। सो चूँकि रीसेट की वैल्यू 1 हो रही है, तो इस पे फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर ये होगा कि वो क्यू आउटपुट को ज़ीरो कर देगा। सो इस टाइम इंस्टेंट पे आप देख सकते हैं कि क्यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो गई है, एंड it will remain ज़ीरो, it will remain ज़ीरो even after रीसेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, जब रीसेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तब भी क्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगी। कब तक? जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आ जाती। सो नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे फैसला होगा कि क्यू को ज़ीरो करना है या 1 करना है। सो नेक्स्ट पॉजिटिव एज जो है वो ये है आफ्टर द रीसेट। सो नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे डी की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सो डी की जो वैल्यू है एट दिस पॉजिटिव एज डी की वैल्यू 1 है। चूँकि डी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू जो है वो 0 से 1 दोबारा हो जाएगी। सो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ क्यू डी की फ्लिप फ्लॉप इन द प्रेजेंस ऑफ रीसेट सिग्नल। सो रीसेट का क्या काम है? रीसेट ने बेसिकली क्या करना है, जो क्यू आउटपुट है उसको ज़ीरो कर देना है। उसने उसको ज़ीरो कर देना है एज़ लॉन्ग एज इट इज़ 1, एंड इवन आफ्टर, जब वो ज़ीरो हो जाता है 1 के बाद, जब वो ज़ीरो हो जाता है तब भी क्यू की वैल्यू ज़ीरो रहती है, तब तक जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आ जाती। रीसेट के ज़ीरो होने के बाद जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आ जाती, क्यू विल
guaranteed to be 0, और नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज पे फैसला होगा कि क्यू को 1 करना है या 0 करना है. ओके, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डी क्यू फ्लिप फ्लॉप विद रीसेट सिग्नल? चलें, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू देन. सो ये कुछ बातें थी. एंड अच्छा, रिमेंबर वन थिंग कि जो डी क्यू फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्यू जो आउटपुट है इट विल रिटेन इट्स आउटपुट, इट विल रिटेन इट्स वैल्यू until the next positive edge. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉजिटिव एज तक वो अपनी वैल्यू को, चाहे वो 0 हो या 1 हो, वो अपनी वैल्यू को बरकरार रखती है. ठीक है, अज्यूमिंग के रीसेट की वैल्यू बीच में 1 ना हो रही हो. अगर बीच में 1 हो जाती है देन रीसेट विल टेक प्रायोरिटी एंड क्यू विल गो टू 0. ओके, सो जो डी क्यू फ्लिप फ्लॉप है, इस केस में ये दिस डी क्यू फ्लिप फ्लॉप इज़ अ फ्लिप फ्लॉप हैविंग, this flip flop is said to have active high asynchronous reset signal. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्टिव हाई का क्या मतलब है और एसिंक्रोनस का क्या मतलब है. एक्टिव हाई का मतलब ये है कि जब भी रीसेट की वैल्यू 1 होगी तो रीसेट वाला काम जो है वो परफॉर्म होगा. और रीसेट पे क्या होता है, आप लोगों को पता है रीसेट पे क्या होता है, क्यू की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है. सो एक्टिव हाई का मतलब ये है. एक्टिव लो का मतलब ये है कि जब रीसेट की वैल्यू 0 होगी तो क्यू की वैल्यू जो है वो 0 होगी. लेकिन इन दिस कोर्स वी विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन एक्टिव हाई रीसेट्स. आप चाहें तो एक्टिव लो रीसेट के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन एक्टिव हाई रीसेट्स. अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म है डैट इज़ एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि ये जो रीसेट सिग्नल है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है क्लॉक सिग्नल के साथ. क्लॉक की पॉजिटिव एज आए ना आए, नेगेटिव एज आए ना आए, रीसेट जब भी 1 होगी क्यू की वैल्यू जो है वो 0 होगी. सो एसिंक्रोनस यहाँ पे एसिंक्रोनस ओवर हियर मीन्स दैट रीसेट सिग्नल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक. इट डजंट डिपेंड ऑन द क्लॉक. ठीक है, जब भी रीसेट का सिग्नल आएगा क्यू की वैल्यू जो है वो 0 होगी. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एसिंक्रोनस. in the next week I will tell you about a DQ flip flop which has synchronous reset signal as well. Synchronous reset signal as well. तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. ओके, सो हाँ, और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये इस एग्जांपल में ये जो फ्लिप फ्लॉप है दिस इज़ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि पॉजिटिव क्लॉक के पॉजिटिव एज पे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है. why it is positive edge triggered? Because at the positive edge of the clock, D की वैल्यू जो है वो सैम्पल होके Q के ऊपर जा रही है. सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एज टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ Q एंड हेंस दिस फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप भी होता है, लेकिन वी विल बी फोकसिंग ऑन ओनली पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स थ्रू आउट दिस कोर्स. सो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, एक्टिव हाई, ये दो कंफर्म टर्म्स हैं जिनके साथ, या ये जो दो टर्म्स हैं ये तो फिक्स रहेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स. बाकी ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस इट्स अप टू यू. इफ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन. ओके, नाउ next thing which I want to discuss is that is register. Okay, so what is a register? Register is nothing but collection of
flip-flops. Collection of flip-flops is called register. And keep in mind that एक DQ flip-flop जो है one DQ flip-flop has 1 bit input D and 1 bit output Q. ठीक है, ये आपने जहन में रखना है. फ्लिप फ्लॉप हमेशा 1 बिट का होता है. 1 bit flip flop means it has 1 bit D and 1 bit Q. Collection of flip flops is called register. So say for example I have 3 flip flops. Say for example एक flip flop जो है वो ये है. This is first flip flop, this is second flip flop and this is the third flip flop. हर एक का अपना Q है. This is Q for this flip flop, this is the Q signal for this flip flop. हर एक का D भी होगा. So this is the D input for this flip flop, this is the D input for this is the D input for this. और हर एक का क्लॉक भी होगा लेकिन कॉमन होगा. तो क्लॉक इज़ कॉमन, CLK क्लॉक. सो इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ. सो लेट्स ट्राई दिस कलर. ओके, सो क्लॉक इनपुट जो है वो इसका भी होगा, क्लॉक इनपुट जो है वो इसका भी होगा. क्लॉक इज़ कॉमन फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक है. एंड नाउ इन दिस केस ये जो आपको कलेक्शन नज़र आ रही है, तीन फ्लिप फ्लॉप्स की जो कलेक्शन नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं. And a register can have any number of flip-flops. It can have n number of flip-flops. रजिस्टर को बनाने का शॉर्टकट तरीका जो है वो ये है कि यूजुअली वी ड्रॉ ओनली वन सिंगल बॉक्स. ठीक है. और एक क्लॉक सिग्नल जो है वो हम शो करवाते हैं. ठीक है. एंड only one D input and one say Q output. and चूँकि 3 bit यहाँ पे 3 Ds है ना, यहाँ पे there are 3 D signals. so रजिस्टर वाली ब्लॉक डायग्राम में what you can do, आप यहाँ पे स्लैश लगा के 3 जो है वो लिख सकते हैं. This indicates that this register has 3 D inputs. Similarly यहाँ पे Q की तादाद जो है वो 3 है. So what you can do over here, you can just put a slash over here and write 3. So 3 means कि इस register, so this is a register, ये register है. This is a 3 bit register. ये एक 3 bit register है. ठीक है. And 3 bit register means that definitely it should have 3 D inputs and 3 Q outputs. So जब भी आपसे कोई कहे कि मेरे पास n bit रजिस्टर है, so what does it mean? और मैं आपसे पूछूँ अच्छा n bit रजिस्टर में कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए इन n bit रजिस्टर देर आर n फ्लिप फ्लॉप्स and has 1 bit input and 1 bit input D and 1 bit output Q. So registers are very important. इनकी बड़ी जगहों पे एप्लीकेशंस हैं. मोर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बता दूं तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल सिस्टम. वेयर परफॉर्मेंस मीन्स स्पीड. ठीक है. So whenever you want to increase the speed of the digital system, registers are used. और इंशाल्लाह maybe after one or maybe शायद ईद के बाद जब हम ऑन कैंपस मिलेंगे, then we will see के how to use registers to increase the speed of a digital circuit. Okay जी, so yes, so any question related to registers? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रजिस्टर्स पूछ सकते हैं. जी पूछें.
सर डीक्यू फ्लिप फ्लॉप सिर्फ रजिस्टर बनाने के लिए ही यूज होगा या फिर नहीं नहीं इसको नहीं, हम इंडिविजुअली नहीं भी नहीं, यूज कर सकते इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी मेन जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्स में है। कॉमन जो हैं? एप्लीकेशन है, मोस्टली यूज जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्स इंडिविजुअली अगर यूज करें तो कर उसके क्या सकते हैं। एप्लीकेशन होंगे? इसके बहुत सारे अभी हम देखने जा रहे हैं। यू कैन मे बी यू कैन डिज़ाइन अ 2 बिट काउंटर, मे बी 1 बिट काउंटर आप डिज़ाइन कर सकते हो। या हाँ, अच्छा, कीप वन थिंग इन माइंड दैट के ये जो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये एक तरह से क्या है, ये मेमोरी एलिमेंट्स हैं। these आर द मेमोरी एलिमेंट्स। ये दे स्टोर वैल्यूज़ विद इन देमसेल्व्स। अच्छा, ये कैसे स्टोर करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो बेसिकली टू मेक मेमोरीज, कॉस्टली मेमोरीज, ठीक है, ये इस तरह की मेमोरीज जो जिससे जो फ्लिप फ्लॉप से बनती हैं, दे आर वेरी कॉस्टली। अनदर वे टू मेक मेमोरी इज़ के आप जो हैं वो इन्वर्टर जो है वो यूज़ करें। इन्वर्टर यूज़ करें बैक टू बैक, जिस तरह डी रैम्स में इन्वर्टर यूज़ होता है बैक टू बैक। सो एंड दूसरा तरीका एस रैम में है। एस रैम में ये है कि यू कैन यूज़ सिंगल ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर टू मेक अ मेमोरी। मेमोरी बनाने का तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो यूज़ करें। सो रजिस्टर जो है बेसिकली यू कैन से दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी। और ये मेमोरी कैसे है, ये दिस आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बिट ट्रिकी टॉपिक जिसका नाम विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द डी की फ्लिप फ्लॉप, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला डिजिटल एलिमेंट या डिजिटल सिस्टम कंपोनेंट है विच इज़ कॉल्ड काउंटर। ओके, सो मैं एक काउंटर डिज़ाइन करना चाहता हूँ। सो आई वांट टू डिज़ाइन काउंटर, आई वांट टू डिज़ाइन अ 4 बिट काउंटर। ये 4 बिट काउंटर है which has one input which is the clock, ये clock है, and it has one output which you can give the name say Q, ठीक है। और इस काउंटर की जो बिहेवियर है वो ये है कि फॉर एवरी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, फॉर एवरी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक क्यू की जो वैल्यू है वो उसमें इंक्रीमेंट होगी 1 की। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सो एट ज़ीरो, एट दिस पॉजिटिव एज, इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू इज़ ज़ीरो। एट पॉजिटिव एज क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर एट द सेकंड पॉजिटिव एज, क्यू की वैल्यू है, सो एट सेकंड पॉजिटिव एज क्यू की वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए। एट थर्ड पॉजिटिव एज क्यू की वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए, सो ऑन। अब चूँकि ये 4 बिट काउंटर है, यू कैन काउंट ऑल द वे अप टू 15, ठीक है। और 15 के बाद क्या होगा, क्योंकि ये 4 बिट काउंटर है, 15 के बाद द काउंटर विल रीसेट एंड स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ओवरफ्लो होने की वजह से इट विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सो व्हाट इज़ ओवरफ्लो, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जो है वो बता दूँगा। सो वी वांट टू डिज़ाइन सच टाइप ऑफ काउंटर जो काउंट करे वैल्यूज़ को स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, और हर पॉजिटिव एज पे क्यू की वैल्यू में 1 का इजाफा करता जाए। एंड व्हेन यू रीच द लास्ट वैल्यू से 15, और अगली पॉजिटिव एज जब आ जाए तो आपका काउंटर जो है वो रीसेट होकर ज़ीरो से दोबारा काउंट करना शुरू कर दे। सो फॉर द नेक्स्ट पॉजिटिव एज क्यू की वैल्यू दोबारा 1 होगी, फॉर द नेक्स्ट पॉजिटिव एज क्यू की वैल्यू 2 होगी, एंड सो ऑन, और ये रिपीट करता जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लॉक। एंड व्हाट वी वुड लाइक टू हैव, वी वुड लाइक टू हैव अ रीसेट सिग्नल। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि जो मर्ज़ी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, योर डिजिटल सिस्टम शुड ऑलवेज हैव रीसेट सिग्नल। इट शुड always have a reset signal. Why? Because reset signal brings
your say hardware to a known state. It is always good to bring your hardware into a known state. आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस वक्त में मेरे हार्डवेयर में क्यू की वैल्यू क्या चल रही है, ज़ीरो है। रीसेट पे आपको पता है रीसेट पे क्या बिहेवियर है फ्लिप फ्लॉप का, या रीसेट पे क्या बिहेवियर है रजिस्टर का, वो ये है कि क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। यू नो अगर रीसेट सिग्नल नहीं होगा, समटाइम्स इट मे हैपन दैट आपको नहीं पता कि क्यू की वैल्यू जो है वो क्या है, एंड हेंस इनकरेक्ट आउटपुट भी आ सकता है और डीबग करने में भी मसला हो सकता है, एंड देयर आर मैनी इश्यूज if your hardware is not in the known state. So to bring your hardware into a known state you should have the reset signal. ठीक है, so that is why यहाँ पे मैंने एक reset signal जो है वो ऐड किया है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता काउंटर बनाते हुए आपने कोई मिस्टेक की, कोई गलती की, या से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो काउंटर है वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हो रहा है और चलते चलते कोई मसला आ गया, कोई ग्लिच आ गई, बट यू कैन डू जस्ट सिंपली आप रीसेट कर दें और सारा सिस्टम जो है दोबारा से सही तरीके से चलना शुरू हो जाए। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को पता है आपके फ़ोन में आपका फ़ोन अगर हैंग हो जाए या आपका लैपटॉप जो है वो हैंग हो जाए, स्टक हो जाए, तो आप लोग क्या करते हो, रीसेट करते हो। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग द रीसेट बटन। रीसेट ब्रिंग्स योर कंप्यूटर, इट ब्रिंग्स योर स्मार्टफोन इन टू अ नोन स्टेट, और जब नोन स्टेट में आ जाता है हार्डवेयर, देन इट नोज़ वेयर टू गो फ्रॉम देयर, और फिर वो प्रॉपर्ली फंक्शन करना शुरू कर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू introduce or to add reset signal to your hardware, digital hardware circuits. Anyway, so मैं इस तरह का एक ब्लॉक जो है 4-bit काउंटर जो है बनाना चाहता हूँ। अब चलते हैं, अब देखते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर जो है वो क्या है। सो इस ब्लॉक के अंदर जो है सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डी क्यू फ्लिप फ्लॉप। इट्स डी क्यू फ्लिप फ्लॉप, और मोर स्पेसिफिकली इट इज़ अ रजिस्टर। It is a register, and it has one input port which is D and one output port which is Q, and चूँकि ये 4-bit काउंटर है, सो Q का साइज़ जो है वो 4 होगा, एंड सिमिलरली D का साइज़ भी जो है वो 4 होगा। रिमेंबर के रजिस्टर में इनपुट और आउटपुट का जो साइज़ है, यानी डी और क्यू का जो साइज़ है वो सेम है। सो एन बिट रजिस्टर में, अभी मैंने शुरू में बताया, एन बिट अगर रजिस्टर हो, सो व्हाट डज़ इट मीन, इट मीन्स दैट इट हैज़ एन बिट डी इनपुट्स एंड एन बिट क्यू आउटपुट। सो 4-bit रजिस्टर है, 4 साइज़ है डी का, 4 साइज़ है क्यू का, 4 बिट है दोनों, एंड एक क्लॉक सिग्नल होगा। क्लॉक सिग्नल इज़ ऑलवेज़ 1 बिट, ये आप ज़हन में रखना है, क्लॉक सिग्नल इज़ ऑलवेज 1-bit सिग्नल। अच्छा, नेक्स्ट जो एलिमेंट मैं ऐड करने जा रहा हूँ डैट इज़ ओके, सो डैट इज़ एन एडर। ये एक एडर है, ठीक है। इसको आप कनेक्ट करेंगे डी इनपुट, रजिस्टर के डी इनपुट के साथ। सो एडर का जो आउटपुट है डैट इज़ कनेक्टेड टू द डी इनपुट ऑफ द रजिस्टर, और आपको पता है एडर के 2 इनपुट्स होते हैं। सो एक इनपुट जो है उसको मैं, उसके ऊपर मैं 1 अप्लाई करूँगा। सो दिस 1 इज़ इन डेसिमल, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को पता है बाइनरी में होता है, बाइनरी में अप्लाई आप करोगे, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैं 1 को शो करवा रहा हूँ डेसिमल में। सो दिस इज़ 1 इनपुट ऑफ द एडर। एडर का जो दूसरा इनपुट है उसको मैं कनेक्ट करूँगा क्यू के साथ, ठीक है। सो नाउ एडर, ये वाला जो एडर है दिस इज़ 4-bit एडर। 4-bit एडर, उसकी वजह जो है वो ये है कि वन ऑफ द इनपुट्स, जो ये वाला इनपुट है ये 4-bit क्यू के साथ कनेक्टेड है, सो वी हैव टू यूज़ 4-bit एडर ओवर हियर, एंड हेंस ये भी 4-bit होना चाहिए, एंड हेंस आउटपुट भी 4-bit होना चाहिए। सो एडर में जो ऑपरेंड्स हैं और जो सम है, सबका साइज़ जो है वो सेम होता है। जिन 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो और जो सम आता है, इसका साइज़ और इसका साइज़ और सम का साइज़ सब सेम होता है।
ठीक है. सो 4 bit आउटपुट, 4 bit इनपुट एंड 4 bit इनपुट ओवर हियर एज वेल. Okay, so this is the these are the two things. एक एडर है और एक रजिस्टर है. these two things are present inside this block. एंड अब ये ऑपरेट कैसे करेगा, अब हम वो देखने जा रहे हैं, हाउ दिस विल ऑपरेट. ओके, सो सबसे पहले, हाँ, सो वेव फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द काउंटर. सो वेव फॉर्म में सबसे पहली वेव फॉर्म जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ दैट इज़ द क्लॉक. ओके, सो आप लोग ये नोट करो कि मैं वेव फॉर्म्स जो है वो हैंड से, हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ. सो इट मीन्स दैट आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू ऑल्सो ड्रॉ द वेव फॉर्म्स बाय योर हैंड. ठीक है, और एग्ज़ाम में, क्विज़ में भी you might be asked the question to draw waveforms by hand. So hand से waveform draw करने की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की. ओके, सो क्लॉक वेवफॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से है. सो लेट्स ड्रॉ द क्लॉक वेवफॉर्म. सो ऑन. ठीक है, एक वेवफॉर्म जो है वो क्लॉक की है, एक वेवफॉर्म जो है वो रीसेट की है. सो रीसेट की वेवफॉर्म जो है मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ. एंड फ़र्ज़ करें कि आपने रीसेट स्टार्ट किया है यहाँ से, रीसेट की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे जाके आप रीसेट को क्या कर देते हैं, आप रीसेट को 0 कर देते हैं. एंड रीसेट रिमेन 0 फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, सो दिस इज़ द वेवफॉर्म फॉर क्लॉक, दिस इज़ द वेवफॉर्म फॉर रीसेट. नाउ लेट्स सी द आउटपुट क्यू. आउटपुट क्यू को देख लेते हैं. ओके, सो रजिस्टर के अंदर क्या है, डी क्यू फ्लिप फ्लॉप्स हैं. कितने डी क्यू फ्लिप फ्लॉप्स हैं? देर आर 4 डी क्यू फ्लिप फ्लॉप्स. देर आर 4 डी क्यू फ्लिप फ्लॉप्स इन दिस रजिस्टर. और आपको पता है कि इन केस ऑफ डी क्यू फ्लिप फ्लॉप जब भी रीसेट की वैल्यू 1 होगी, the output q will be 0. सो चूँकि q जो है वो मल्टी बिट सिग्नल है, इट हैज़ 4 बिट्स, तो उसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आपने डबल लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है इस तरीके से, डबल लाइंस, और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिख देना है आपने. ठीक है, 0. सो आई विल ड्रॉ 2 लाइंस, एक ऊपर और एक नीचे. सो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एंड आई विल शो 0 ओवर हियर. यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ. सो क्यू की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि रीसेट की वैल्यू जो है वो 1 है. एंड इन दिस केस आई एम अज्यूमिंग कि ये एसिंक्रोनस रीसेट है. एसिंक्रोनस रीसेट है. What is the meaning of asynchronous reset? It means that reset does not depend on the clock. क्लॉक जो मर्ज़ी हो, चाहे पॉजिटिव एज हो, चाहे 1 हो, नेगेटिव एज आ रही हो या 0 हो, इट डजंट टेक क्लॉक इनटू कंसिडरेशन. जब भी वो 1 होगी, जब भी रीसेट की वैल्यू 1 होगी, क्यू विल बी 0. सो क्यू विल रिमेन 0 until the next positive edge. सो नेक्स्ट पॉजिटिव एज जो है वो ये है. सो इट विल रिमेन 0 till this positive edge. So what you can do over here is आप यहाँ पे 0 लिख दें. Q is 0 when reset is 1. ओके, सो ये 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और एक कांस्टेंट 1 है. सो 1 प्लस 0 क्या है, वो 1 है. सो एडर का आउटपुट जो है वो 1 है. और d की वैल्यू, अब चूँकि d के साथ कनेक्टेड है, सो आई कैन से दैट d at this instant of time the value of d is 1. ठीक है, सो एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ d इज़ 1. अब चूँकि d जो है वो भी मल्टी बिट सिग्नल है, लिहाजा इसको भी मैं 2 लाइन से शो करवाऊँगा. एक ऊपर वाली लाइन, एक नीचे वाली लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 है. सर अच्छा, ये आप लोगों को समझ आई है कि क्यू की वैल्यू 0 क्यों है और डी की वैल्यू 1 क्यों है? सर ये डी की वैल्यू 1 क्यों आई है, एक दफ़ा दोबारा बता देंगे?
हाँ वेरी इजी है, देखो ना, रीसेट की वैल्यू जो है वो 1 है। चूँकि रीसेट की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 0 है, ये देखो क्यू की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है यहाँ पे, दिस इज़ क्यू की वैल्यू 0। अब चूँकि क्यू की वैल्यू जो है वो 0 है, अच्छा आप लोगों को मेरा ये माउस का कर्सर नज़र आ रहा है? यस। ठीक है, सो अब ये देखें क्यू की वैल्यू चूँकि 0 है, 0 जो है वो अप्लाई होगा यहाँ पे, यहाँ पे इस वाले इनपुट पे ऑलरेडी 1 है, सो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, तो दिस 1 विल बी अप्लाई टू द डी इनपुट, इसलिए डी के ऊपर जो है वो वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, वेरी सिंपल। ठीक है, एंड इट विल रिमेन 1 एज लॉन्ग एज क्यू इज़ 0, जब तक क्यू 0 है डी की वैल्यू भी क्या रहेगी 1 रहेगी, बिकॉज डी डिपेंड्स ऑन क्यू। ठीक है, ये आप देख रहे हैं डी डिपेंड्स ऑन क्यू। ठीक है, सो जब तक क्यू की वैल्यू 0 रहेगी डी की वैल्यू जो है वो 1 रहेगी। क्यू कब तक 0 रहेगी, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज, यानी जब तक ये वाली पॉजिटिव एज जो है वो नहीं आ जाती। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन व्हेन, जब ये वाली पॉजिटिव एज आ जाती है, ये वाली द सेकंड पॉजिटिव एज, सेकंड पॉजिटिव एज पे रीसेट की वैल्यू जो है वो 0 है, सो इट मीन्स दैट डी के ऊपर जो कुछ भी होगा, अब डी के ऊपर क्या है, एट दिस पॉजिटिव एज, एट दिस पॉजिटिव एज डी की वैल्यू जो है वो 1 है। ये देखें द वैल्यू ऑफ डी इज़ 1, मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो एट दिस पॉजिटिव एज the value of d at this positive edge, the value of d is 1। और फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर क्या है, फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर ये है कि पॉजिटिव एज पे जो d की वैल्यू होगी वो q पे अपीयर हो जाएगी। सो d की वैल्यू चूँकि 1 है, सो क्या होगा, दिस 1 विल गेट ट्रांसफर्ड टू द q आउटपुट। सो यहाँ पे जो पहले 0 था डैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। और वेव फॉर्म के ऊपर आपने क्या करना है, वेव फॉर्म के ऊपर आपने 0 को चेंज कर देना है टू 1। सो चेंज करने का तरीका जो है वो ये है, सो ये 0 विल बी कन्वर्टेड टू 1। अब चूँकि यहाँ पे 1 आ चुका है, अब चूँकि यहाँ पे 1 आ चुका है, दिस 1 विल बी अप्लाइड ओवर हेयर, सो इसको काट के 1 कर दो। सो 1 प्लस 1 2 हो गया। सो यहाँ पे तो प्रीवियस 1 था आउटपुट पे, डैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 2। तो अब डी की जो न्यू वैल्यू है that is 2। so d की जो न्यू वैल्यू है, when q is 1 the value of d is 2। कब तक, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आ जाती, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आ जाती q will remain 1 and d will remain 2। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। सो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ द कोर्स। तो इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है, गौर से समझना बहुत ज़रूरी है, एंड समझने के लिए वेव फॉर्म्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शुड नो हाउ टू ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम, शुड नो अबाउट द ब्लॉक डायग्राम एंड दिस एंड दैट। ओके, सो ये सारी वैल्यूज़ जो है मैं मिटा देता हूँ। okay now ओके नाउ इस पॉजिटिव एज पे रीसेट की वैल्यू 0 है, सो इट मीन्स दैट डी के ऊपर जो कुछ भी होगा, डी के ऊपर क्या है, डी के ऊपर 2 है। सो वट एवर इज़ एट डी के ऊपर 2 है, सो वट एवर इज़ एट डी दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू क्यू। सो अब यहाँ पे 2 जो है वो अपीयर हो जाएगा, क्यू के ऊपर 2 आ जाएगा। वेव फॉर्म के ऊपर आप 2 ड्रॉ करना शुरू कर दें। सो 1 विल बी कन्वर्टेड टू 2। कब तक, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आ जाती। सो इट विल रिमेन 2। अब देखें चूँकि यहाँ पे 2 आ गया हुआ है, सो दिस 2 विल बी वन ऑफ द इनपुट्स। ये 1 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा इस वाले 2 के साथ। So 2 plus 1 answer is 3। So the output of adder
विल बी रिप्लेस्ड बाय 3, डी के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो वे फॉर्म के ऊपर आपने क्या करना है, 3 जो है वो ड्रॉ कर लेना। सो नाउ दिस 2 विल बी कन्वर्टेड टू 3 एंड सो ऑन। अब आपको पता चल गया होगा व्हाट इज़ द पैटर्न। सो नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्यू के ऊपर 3 आ जाएगा और डी के ऊपर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कीप ऑन रिपीटिंग। एक वक्त ऐसा आएगा कि क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी से क्यू की वैल्यू हो जाएगी से 14, ठीक है। एंड यू नो दैट कि देखें अगर क्यू की वैल्यू 3 है तो डी की वैल्यू 4 है, क्यू की वैल्यू अगर 2 है तो डी की वैल्यू 3 है। डी इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ क्यू, ठीक है। सो अगर क्यू की वैल्यू 14 है डॉट डॉट डॉट, तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी, ठीक है। एंड एट दिस पॉजिटिव एज क्यू की वैल्यू हो जाएगी 15, जबकि डी की वैल्यू जो है वो 16 नहीं होगी। वाई, बिकॉज द साइज ऑफ द इनपुट इज़ 4 बिट, बल्कि 15 के बजाय इट विल रीसेट टू 0। 0 से अब ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 कैसे हुआ, अब से फॉर एग्जांपल 15 जो है 15 डेसिमल बाइनरी में क्या है, नंबर विच इज़ 15 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका बाइनरी जो है 111 है 4 बिट्स में, ठीक है। सो 4 बिट में जब आप 1 ऐड करते हैं 1 + 1, सो 1 + 1 जो है 0 है। सो 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0 और ये, तो ये है 16, ठीक है। ये आंसर ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वी हैव ओनली 4 बिट्स, वी कैन ओनली कंसिडर 4 बिट्स। तो ये वाला जो 1 है इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो अब ये देखें तो बच गया है, वो क्या है, दैट इज़ 0, एंड हेंस आपको आउटपुट के ऊपर क्या नज़र आएगा, 0 आएगा। एंड देन रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन। अब ये वाला जो 15 है, दिस विल बी 0, 15 + 1 16, लेकिन 16 नहीं होगा क्योंकि 4 बिट है, क्यू इज़ ऑल्सो 4 बिट, क्यू इज़ 4 बिट। सो 16 के बजाय यहाँ पे 0 आ जाएगा और डी के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड दिस प्रोसेस विल रिपीट इट सेल्फ एज लॉन्ग एज आपके डिजिटल हार्डवेयर को पावर मिलती रहे, और एज लॉन्ग एज क्लॉक इज़ देयर, दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग इट सेल्फ। सो दिस इज़ 4 बिट काउंटर। और 4 बिट काउंटर समझने के लिए वे फॉर्म्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एंड ब्लॉक डायग्राम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये दो चीज़ें अगर नहीं होंगी, यू विल नेवर एवर अंडरस्टैंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। ओके जी, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस काउंटर, 4 बिट काउंटर। और इस काउंटर को हम क्या कहते हैं, अब चूँकि अब ये देखें कि ये जो आउटपुट है 15 होने के बाद दोबारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 फिर 1 फिर 2 एंड 3। दिस टाइप ऑफ काउंटर इज़ कॉल्ड रैप अराउंड काउंटर। it is a 4 bit wrap around counter. चल जी, ओके। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द काउंटर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो ये आया है कि अगर एसिंक्रोनस रीसेट सिग्नल पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक को देखने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि वो, हाँ, अगर एसिंक्रोनस सिग्नल है रीसेट तो क्लॉक के पॉजिटिव एज को देखने की ज़रूरत नहीं है, सही कह रहे हो। Okay, so any question related to the counters? कोई रिस्पॉन्ड करे तो ज़्यादा बेहतर है, हाँ में या ना में जवाब दें। आप चाहें तो ये जो चैट बॉक्स है इसमें भी आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो दे सकते हैं जी। सो एनी क्वेश्चन related to the counter?
सर इसके थ्रू हम किसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, इसकी ये हाँ जी, एप्लीकेशन हो ये सकती है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये आपको लैब में पता चलेगा। बहुत सारी एप्लीकेशन, यू कैन काउंट, यू कैन कीप ट्रैक ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिजिटल हार्डवेयर में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, सो ये 4 बिट काउंटर है। मे बी इन द एग्ज़ाम आई कैन आस्क यू पीपल कि अच्छा ज़रा 3 बिट काउंटर को ज़रा एक्सप्लेन करो। तो उसकी ब्लॉक डायग्राम आपने बनानी है, उसकी वे फॉर्म्स आपने बनानी है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन अच्छा ये काउंट कैसे कर रहा है। स्टार्ट ऑल द वे फ्रॉम ज़ीरो, गो ऑल द वे अप टू, अब चूँकि 3 बिट काउंटर है सो क्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 है। 7 के बाद वो रीसेट होकर 0 से स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, नाउ आई वांट टू टॉक सम, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन system verilog. So now we will be focusing on system सर एक स्टूडेंट का सवाल चैट बॉक्स में आया हुआ। अच्छा मैं देख लेता हूँ। ओके, सो सिस्टम वेरिलॉग में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हाउ टू राइट द कोड फॉर डी क्यू फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सो अगेन डी क्यू फ्लिप फ्लॉप हैज़ फॉर द टाइम बीन इट हैज़ 2 इनपुट्स, एक डी है और एक क्लॉक है और एक आउटपुट है क्यू। सो सिस्टम वेरिलॉग में इसको कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल। मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम आप रख लें से एफ चले रख लें फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, डिफाइन ऑल द पोर्ट्स, इनपुट लॉजिक डी, दूसरा इनपुट कौन सा है? क्लॉक, इनपुट लॉजिक क्लॉक। तीसरा पोर्ट कौन सा है? वो आउटपुट पोर्ट है, वो भी 1 बिट का है, सो क्यू है। ठीक है, ये हमने सारे पोर्ट्स इसके डिफाइन कर लिए। नाउ रिमेंबर दैट डी क्यू फ्लिप फ्लॉप को कोड करने के लिए वी यूज़ ऑलवेज अंडरस्कोर एफ ब्लॉक, सो ऑलवेज अंडरस्कोर एफ एंड फिर उसके बाद आपने लिखना है एट द रेट ऑफ साइन सिंबल स्पेस के साथ। ठीक है, सो एफ और एट द रेट के दरमियान में स्पेस है, स्मॉल ब्रैकेट, पॉज एज सी एल के बिगिन। ओके, सो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब क्या है। सो ऑलवेज एफ आपने यूज़ करना है व्हेन एवर यू वांट टू मॉडल, व्हेन एवर यू वांट टू कोड डी क्यू फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, पहली बात तो ये आपने याद रखनी है, ऑलवेज एफ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दैट ये जो पॉज एज है, पॉज एज इज़ कीवर्ड, इट इज़ अ कीवर्ड, और क्लॉक इज़ द नेम ऑफ द सिग्नल क्लॉक, इज़ द नेम ऑफ द सिग्नल क्लॉक। ठीक है, एट द रेट का मतलब मैं अभी आपको बता दूंगा, एट द रेट का मतलब जो है वो क्या है। ओके, नाउ आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस ऑलवेज एफ ब्लॉक के अंदर आप लिखेंगे क्यू लेस देन साइन इक्वल, और यहाँ पे आप लिखेंगे डी, और फिर इस ब्लॉक को एंड करने के लिए एंड लिखेंगे, और मॉड्यूल को एंड करने के लिए आप एंड मॉड्यूल जो है वो लिखेंगे। नाउ कीप वन थिंग इन माइंड, वो ये है कि जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में ये सवाल पूछा जाता है। ऑलवेज एफ ब्लॉक के अंदर, कीप वन थिंग इन माइंड, ऑलवेज एफ ब्लॉक के अंदर ऑलवेज यूज़ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। ये जो इक्वल का साइन है, से क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल साइन, इक्वल का जो साइन है या सिंबल है या ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग असाइनमेंट। ठीक है, एंड अभी मैंने आपको बताया कि ऑलवेज एफ ब्लॉक शुड ऑलवेज ओनली कंटेन नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट।
नॉट ब्लॉकिंग असाइनमेंट। आप इक्वल का साइन यूज़ नहीं कर सकते ऑलवेज एफ के अंदर, कर सकते हैं लेकिन व्हाट विल हैपन, लॉजिकल एरर्स जो हैं वो आएंगे एंड आउटपुट जो है वो इनकरेक्ट होगा एंड यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन डीबगिंग द कोड एंड करेक्टिंग द हार्डवेयर। सो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है वो ये है कि ऑलवेज एफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ओके नाउ अब इस कोड का मतलब क्या है? इस कोड का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि ऐड पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, ठीक है, ऐड पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक वट एवर इज़ एट डी ट्रांसफर इट टू क्यू। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोड, वेरी सिंपल। So add positive edge of the clock, whatever is that D, transfer it to Q. And this is exactly the behavior which we saw previously. DQ flip flop की behavior यही है ना कि क्लॉक के पॉजिटिव एज पे जो भी D की वैल्यू होगी आपने उसको क्या करना है, Q पे ट्रांसफ़र कर देना है। So add pause edge of the clock. Second thing to remember is that जो ये ब्रैकेट के अंदर ये जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी लिस्ट, इसको सेंसिटिविटी लिस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड सेंसिटिविटी लिस्ट कैन हैव गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है वो ये है कि सेंसिटिविटी लिस्ट शुड हैव ओनली द क्लॉक सिग्नल एंड द रीसेट सिग्नल, बस। इसके अंदर D या Q या कोई और इनपुट जब अगर लिखोगे देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। सो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है वो ये है कि इसमें क्लॉक और रीसेट के अलावा कोई और सिग्नल ना हो। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, ये जो कोड मैंने लिखा है दिस इज़ फॉर DQ फ्लिप फ्लॉप विदाउट रीसेट। अगर रीसेट का सिग्नल हो तो फिर कोड जो है वो किस तरह का होगा, वेरी सिंपल, अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक DQ फ्लिप फ्लॉप है, 1 बिट है, 1 बिट D 1 बिट Q एंड दिस इज़ क्लॉक, और एक एडिशनल सिग्नल है विच इज़ रीसेट। हाउ टू मॉडल दिस इन सिस्टम वेरीलॉग, वेरी सिंपल। अब मैं वो इनपुट आउटपुट नेम्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं करूँगा। सो मैं जस्ट ब्रीफली यहाँ पे लिखूँगा मॉड्यूल से FF, ठीक है, और ये आपने खुद ही इसको फिल आउट करना है, यू नो हाउ टू फिल आउट। इसमें सिर्फ आपने रीसेट सिग्नल जो है वो डिफ़ाइन करना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है अगेन, चूँकि ये DQ फ्लिप फ्लॉप है, सो यू विल यूज़ ऑलवेज FF ब्लॉक, ऑलवेज FF स्पेस एट द रेट ऑफ एंड पॉज एज क्लॉक और pause edge reset, begin and always FF ब्लॉक के अंदर अब आप लिखेंगे कि if reset is equal to 1 begin। हाँ जी, so when reset is 1, क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में और आज के शुरू इनिशियल मोमेंट्स ऑफ द लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इफ़ रीसेट इज़ 1 Q शुड बी 0। सो इफ़ रीसेट इज़ इक्वल टू 1 Q शुड बी 0। नोट डैट यहाँ पे मैंने नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट जो है वो यूज़ किया। सो इस इफ़ ब्लॉक को एंड कर दो, फिर उसके बाद आप नीचे लिखो एल्स बिगिन, ठीक है, एल्स बिगिन Q के ऊपर आप क्या कर दो, D को ट्रांसफ़र कर दो, एल्स की बॉडी को एंड कर दो और ऑलवेज़ FF ब्लॉक की बॉडी को भी एंड कर दो और एंड पे आपने क्या लिखना है, एंड मॉड्यूल जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कोड जो है वो क्या कर रहा है। सो सेंसिटिविटी लिस्ट में आप देख सकते हैं नाउ 2 सिग्नल्स जो हैं वो आ गए हैं, एक क्लॉक का सिग्नल है और एक रीसेट का सिग्नल है। सो बेसिकली यू आर टेलिंग द कंप्यूटर दैट जब भी क्लॉक की पॉजिटिव
एज आए, या जब या और दिस इज़ आल्सो कीवर्ड, जब भी क्लॉक की पॉजिटिव एज आए या जब भी रीसेट सिग्नल की पॉजिटिव एज आए. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंसिटिविटी लिस्ट. सो जब भी क्लॉक की पॉजिटिव एज आए या पॉजिटिव एज आए किसकी, रीसेट की, तो उस केस में रीसेट की वैल्यू को देखो. अगर रीसेट की वैल्यू जो है वो 1 है तो क्या कर दो, क्यू को 0 कर दो. और अगर रीसेट की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है तो क्यू के ऊपर डी को क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो. एंड दिस इज एग्जैक्टली द बिहेवियर ऑफ द डी क्यू फ्लिप फ्लॉप इन द प्रेजेंस ऑफ द रीसेट इनपुट. उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. जी, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन मैं इस कोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो कंप्यूटर को आप बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हो, इस पूरे कोड में आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि जब भी क्लॉक की पॉजिटिव एज आए या जब भी रीसेट की पॉजिटिव एज आए तो आपने क्या करना है, रीसेट के सिग्नल को देखना है. सो से फॉर एग्ज़ाम्पल रीसेट की पॉजिटिव एज जो है वो यहाँ पे आई, ठीक है. सो दिस कंडीशन जो है वो ट्रू, ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी. सो जब रीसेट की पॉजिटिव एज आएगी आपने उस केस में रीसेट की वैल्यू को देखना है वो क्या है. सो रीसेट की वैल्यू जो है वो 1 है. ये देखें, रीसेट की वैल्यू जो है वो 1 है, दिस इज़ 1. चूँकि रीसेट की वैल्यू 1 है तो आप क्या कर दो, 0 को ट्रांसफ़र कर दो क्यू पे. सो यू कैन सी दैट क्यू की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है. So this is the first part of the conditional statement. Now let's try to understand the second part, ये जो else वाला part. Again, so पॉजिटिव एज रीसेट के केस में चूँकि ऊपर वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, नीचे वाली जो एल्स स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी, ठीक है. सो दिस गोज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन व्हेन क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी. ओके, सो से फॉर एग्जांपल ये क्लॉक की पॉजिटिव एज आई, सो दिस कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी. क्लॉक की पॉजिटिव एज पे रीसेट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रीसेट, द वैल्यू ऑफ द रीसेट इज़ 0. सो इट मीन्स दैट ये वाला जो इफ़ की जो बॉडी है ये नहीं चलेगी, दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि रीसेट की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है. एल्स वाली बॉडी जो है वो चलेगी. सो एल्स की बॉडी के अंदर क्या लिखा है, एल्स की बॉडी के अंदर ये लिखा है कि डी पे जो कुछ भी है उसको क्यू पे ट्रांसफ़र कर दो. सो डी के ऊपर क्या है, डी के ऊपर 1 है, एंड हैंस आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू के ऊपर जो है वो 1 आ गया हो, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इट वुड वर्क. इस कोड में अगर किसी को इशू है यू कैन आस्क. जी पूछें. सर ये इसमें रीसेट की जब पॉजिटिव एज आएगी तो वो तो ऑब्वियसली रीसेट फिर 1 के इक्वल होगा, तो हमें रीसेट इक्वल 1. हाँ, ये लिखने की ज़रूरत है जी, ये लिखने की ज़रूरत है. लेकिन पॉजिटिव पे तो ऑब्वियसली 1 नहीं होगा रीसेट. नहीं, बस ये रूल है, यू हैव टू फॉलो दिस रूल. एंड उसके बाद ये आपने लेस देन इक्वल टू यूज किया है ना क्यों. हाँ, ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, लेस देन इक्वल टू, और ये यूज़ करना है. आप सिंगल इक्वल साइन नहीं यूज़ कर सकते.
कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू में बताया कि वो मसले आ जाएंगे। अच्छा, एनीथिंग एल्स, एनी वन, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे फॉर डिफाइनिंग, दिस इज़ द स्टैंडर्ड कोड। ये बड़ा एक पेट कोड है, इवन कि अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछोगे ना, वो इस तरह का कोड लिख के आपको दे देगा। लेकिन बार ये चैट जीपीटी से मैंने नहीं देखा कोड, ये बड़ा एक स्टैंडर्ड कोड है फॉर राइट फॉर मॉडलिंग एसिंक्रोनस रीसेट वाला डी क्यू फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड, इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोड फॉर डी क्यू फ्लिप फ्लॉप। ये आप जहन विद रीसेट, ये आप जहन में रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स देर आर मैनी वेज टू राइट, लेकिन नॉर्मली हम इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं उसको लिखने के लिए, ठीक है। सो सेंसिटिविटी लिस्ट, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, ब्लॉकिंग असाइनमेंट का भी यूज़ करना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। एंड इसके अलावा या सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिस्टम वेरिलॉग कोड फॉर डी की फ्लिप फ्लॉप? और अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा रजिस्टर बना के दिखाओ, कैन यू डिज़ाइन अ रजिस्टर, कैन यू मॉडल अ रजिस्टर इन सिस्टम वेरिलॉग? डी क्यू फ्लिप फ्लॉप का एक मॉड्यूल आपने लिख लिया है, तो कैन यू राइट अ मॉड्यूल फॉर रजिस्टर? नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, मॉड्यूल टू राइट अ रजिस्टर। मॉड्यूल रजिस्टर के नाम से आप कुछ कर सकते हो। एंड यू नो दैट रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज़ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। बस ये वायरिंग आपने करनी है, ये वायरिंग, ये सारी चीज़ें आपने डिफ़ाइन करनी है। फिर इन डी क्यू फ्लिप फ्लॉप्स को आपने क्या करना है? इंस्टेंशिएट करना है यहाँ पे रजिस्टर वाले मॉड्यूल के अंदर, उसको इंस्टेंशिएट करना है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लैब, नेक्स्ट वीक की लैब में आप काउंटर बनाएंगे और ये सारा काम जो है वो आप वहाँ पे करेंगे। इंस्टेंशिएट बस करना है डी क्यू फ्लिप फ्लॉप को और आपस में उसको कनेक्ट कर देना है। चलो जी, गूगल मीट में 1 मिनट का टाइम रह गया है और 15 मिनट और है लेक्चर का। आई विल शेयर द न्यू लिंक विद यू इन अ वाइल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ और फिर वहाँ पे मैं क्वेश्चंस जो है आपके लिए लूँगा। चलिए, सो द लास्ट टॉपिक विच आई वांट टू डिस्कस इज़, हाँ जी, तो पहले मुझे ये बताओ कि स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक विच आई वांट टू डिस्कस इज़ रिलेटेड टू अनपैक्ड अरेज, पैक्ड एंड अनपैक्ड अरेज। सो इसको ज़रा मैं हाइड कर देता हूँ। Okay, so the last topic which I want to discuss today is
पैक्ड अनपैक्ड अरेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैक्ड अरे। पैक्ड अरे इन सिस्टम वेरिलॉग। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टम वेरिलॉग में ये लिखूं लॉजिक से 30x इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x इज़ अ वेरिएबल, it is a 3-bit variable, it is a 3-bit variable, sorry 4-bit, it is a 4-bit variable। और इसके अंदर आप x के अंदर आप वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं सेमीकोलन हटा दूँ, यहाँ पे लिखूँ इज़ इक्वल टू 4 बिट से मैं लिख दूँ 1010 कर्ली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, तो ये जो 1010 है ये x के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। एक्चुअली मेमोरी के अंदर 1010 जो है, से फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है आपकी, इनसाइड द मेमोरी 1010 जो है वो एक दूसरे के साथ साथ जो है वो स्टोर होंगे। ऑल द बिट्स विल बी स्टोर्ड कंटिग्यूअसली। कंटिग्यूअस का मतलब ये है कि सारी बिट्स जो हैं x की सारी बिट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ, ठीक है, ये मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, रोमन उर्दू में, साथ साथ जो है वो स्टोर हो जाएंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कंटिग्यूअस। सो अगर एक वेरिएबल कंटिग्यूअस है, यानी उसके अंदर जो डाटा है, बाइनरी में जो डाटा है वो एक दूसरे के साथ साथ स्टोर्ड है, तो इस तरह के वेरिएबल को हम पैक्ड अरे कहते हैं। पैक्ड अरे में क्या है? ऑल द बिट्स आर स्टोर्ड कंटिन्यूअसली। सो x इज़ अ पैक्ड अरे। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो अगर मैं ये लिखूं लॉजिक से 30x 20। अब यहाँ 30 का मतलब जो है वो ये है कि x इज़ ए 4-bit वेरिएबल, और 20 का मतलब ये है कि अब 0 से 2 तक कितने नंबर्स हैं? 0 है, 1 है और 2 है। सो देर आर 3 numbers, there are 3 digits या 3 numbers starting from 0 all the way up to 2। सो 20 का मतलब जो है वो ये है कि there are 3x variables, each of 4 bits। ये 4 कहाँ से आया? वो यहाँ से आया 4, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ, बेसिकली यू हैव अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। पहले एक वेरिएबल था ना x, नाउ यू हैव 3x वेरिएबल्स। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स is called unpacked array। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ इज़ इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लिख दूँ और उसके अंदर मैं लिख दूँ से फॉर एग्जांपल 4-bit 0000, 4-bit 1010, 4-bit 1111, ठीक है। सो असल में क्या हो रहा है? असल में ये हो रहा है कि ये जो 0 है, ये वाला जो डाटा है वो एक x में स्टोर होगा, दूसरा ये वाला जो डाटा है वो दूसरे x में स्टोर होगा, और तीसरा जो डाटा है वो तीसरे x में स्टोर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी मेमोरी के अंदर ये किस तरह से ये सारा डाटा किस तरह से स्टोर होगा। सो से फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ योर मेमोरी, ठीक है।
यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा 2 0 2 कॉलन 0, इट मीन्स देर विल बी 3x वेरिएबल्स, 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट x में, और हर x का एक नाम होगा, फर्स्ट x का नाम हो, फर्स्ट x वेरिएबल का नाम है x0, दूसरे x वेरिएबल का नाम है x1, तीसरे x वेरिएबल का नाम है x2। x0 के अंदर 4 बिट 0 जो है वो स्टोर हो जाएंगे, 1 2 3 4। x1 के अंदर 5 जो है वो स्टोर होगा, विच इज़ 1 0 1 0 इन बाइनरी, और x2 में क्वाड वंस जो है वो स्टोर हो जाएंगे, विच इज़ 15 इन डेसिमल, ठीक है। सो x से पहले ये ब्रैकेट में आप जो कुछ भी लिखते हैं, दिस डिफाइंस द साइज ऑफ x के बाद ब्रैकेट्स में आप जो कुछ भी लिखते हैं, इट डिफाइंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इन दिस केस नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो 3 है, and in this case the size of each variable x is 4 bits. So आज टेस्ट बेंच में जाके ये ज़रा ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये लिखेंगे ना, $, डिस्प्ले, डबल कोटेशन मार्क, परसेंटेज b, कॉमा, अगर आप ये लिखें x0, तो ट्रांसक्रिप्ट विंडो में आपको 0 0 0 जो है वो नज़र आ जाएगा। ये है अनपैक्ड अरे। अच्छा, अनपैक्ड अरे की जो सबसे यूज़फुल एप्लीकेशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्या हो सकती है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल जो मक्स आप लोगों ने डिज़ाइन, मक्स जो कोड लिखा था आपने, आप लोगों ने जो मक्स का कोड लिखा था, सो दिस इज़ द कोड ऑफ द मक्स। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, सो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने मुझे कहा था कि इन तीनों मक्सेस को आपस में जोड़ने के लिए फ़र्स्ट यू हैव टू लेबल दीज 2 वायर्स। एक का नाम आपने रखा W0 और दूसरी वायर का नाम आपने रखा W1। कोड में आपने क्या लिखा, आपने लिखा वायर लॉजिक W0 W1। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर ऑफ़ वायर्स जो किसी दो मॉड्यूल को आपस में कनेक्ट करती हैं, अगर वो से 50 हो या नंबर ऑफ़ वायर्स से 100 हो, फिर इस फॉर्मेट में वायर्स को डिफ़ाइन करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। सो अगर 50 वायर्स हैं, अगर 50 वायर्स हैं आपके डिज़ाइन में, तो आपको लिखना पड़ेगा वायर लॉजिक W0, W1, W2, W3, ऑल द वे आपने जाना है W49, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन एज वेल। तो इससे बेहतर तरीका जो है वो ये है कि आप क्या करें, आप अनपैक्ड अरे यूज़ करें। आप लिखो यहाँ पे वायर लॉजिक, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे W जो है वो सिंगल बिट है, नो नीड टू डिफाइन द साइज़, बस आप लिखो W ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आपने लिखना है W के बाद। सो W ब्रैकेट, कितनी वायर्स है, 50 वायर्स है, सो 49 0 कॉमा, सो 50 वायर्स जो है वो डिफ़ाइन हो जाएंगे। लेकिन इस एग्जांपल के केस में चूंकि वी नीड ओनली 2 वायर्स, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे वायर लॉजिक W10, ठीक है। सो यू हैव 2 वायर्स। कौन सी 2 वायर्स हैं आपके पास है, एक वायर का नाम है W0, दूसरी वायर का नाम है W1। सो इसको अब आप कहो W ब्रैकेट 0 और इसको अब आप कहो W ब्रैकेट 1 एंड देन यू हैव टू मेक सम चेंजेस। अब यहाँ पे W0 नहीं आएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा W ब्रैकेट 0,
सिमिलरली यहाँ पे W1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा W ब्रैकेट 1 एंड सिमिलरली यहाँ पे इन दो जगहों पे आपने लिखना है W 0 एंड यहाँ पे आपने लिखना है W1, ठीक है। सो दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अनपैक्ड अरे। अगर नंबर ऑफ़ वायर्स बहुत ज़्यादा हो आपके डिज़ाइन में, सिंपल एक लाइन में बस आपने डिफ़ाइन करना है, वायर को आपने डिफ़ाइन कर देना है और फिर उन वायर्स को आप उनके नाम के मुताबिक यूज़ कर सकते हो अपने पूरे कोड। सो दिस इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ अनपैक्ड अरे। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अनपैक्ड अरे? सर जैसे वो एक्स वाली पहले एग्जांपल थी, तो उसमें अगर आपने इंडिविजुअली किसी सिंगल बिट को एक्सेस करना हो तो उसकी इंडेक्सिंग किस तरह होगी? उसकी इंडेक्सिंग अगेन वो फिर 2 डायमेंशनल में चली जाएगी, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है इस कोर्स में। उसका ज़्यादातर यूज़ है वेरिफिकेशन वाले कोर्स में। सो दैट इज़ वाई आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल, ठीक है। वो सिंगल बिट को भी आप इंडेक्स कर सकते हैं, आपकी बात सही है। ओके, एंड चूँकि हमारे पास 2 मिनट और हैं, जस्ट जाते जाते एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, that is related to vector subfield. Vector subfield. So say for example अगर मैं system verilog कोड में ये लिखूँ logic 1 0, फिर इसके बाद 3 0, और फिर इसके बाद मैं लिखूँ से x is equal to curly bracket 8 bit 1010 underscore 0000 सेमीकोलन। बस ये आखिरी बात है और फिर इसको एंड कर देते हैं। अभी एक और से आप लोगों ने सुनना है, यहाँ पे 30 जो है इसका मतलब ये है कि दिस वेरिएबल x इज़ ऑफ 4 बिट्स, ठीक है। और यहाँ पे 10 का मतलब, अब 10 क्या है? 10 मीन्स 1 से लेके 0 तक। वन से लेके 0 तक या 0 से लेके 1 तक, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर? देयर आर 2 नंबर्स फ्रॉम 0 to 1. So 10 means 2 groups of 4 bits, 2 groups of 4 bits, ये इसका मतलब है, ठीक है। सो दिस 10 मीन्स देर आर 2 ग्रुप्स और हर ग्रुप में 4 बिट्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हुए? 8 बिट्स हैं। सो हाउ दिस डाटा विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी? बस ये आखिरी बात। सो मेमोरी में ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, एंड देर विल बी 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट निबल है वो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0, फिर क्या है 0 1 0 1। ये जो 1010 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ ये जो x है बेसिकली अब ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, क्योंकि आपने यहाँ पे 10 लिखा है एंड 10 मीन्स 2 ग्रुप्स, हर ग्रुप नाम है। सो 2 ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स। सो फर्स्ट ग्रुप जो है ऑफ 4 बिट्स वो ये है, सेकंड ग्रुप ऑफ 4 बिट्स जो है वो ये है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ 4 बिट्स का नाम x0 है एंड सेकंड ग्रुप ऑफ 4 बिट्स का नाम x1 है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सिस्टम वेरिलॉग जब आप ये लिखेंगे $sign display, by the way $sign display is same as print in Python और printf in C, ठीक है। सो $sign display डबल कोटेशन मार्क b कॉमा x0, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्ट विंडो पे आपको क्या नज़र आएगा? आपको आएगा 0 0 0 0 नज़र आएगा, बिकॉज x0 मीन्स द फर्स्ट ग्रुप
और उस ग्रुप में कितने बिट्स हैं, उस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 4 है. सो देर आर टू सब फील्ड्स, there are two subfields in vector x. ये आपने ध्यान में रखना. So that's the end of the lecture. मैं बस यहाँ तक मैं करवाना चाहता था आप लोगों को. कुछ मज़ीद डिटेल्स भी हैं लेकिन वो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो कवर करेंगे. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है वो ये है, what we have covered in this lecture. We have covered many things in this lecture. सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसिंक्रोनस डी क्यू फ्लिप फ्लॉप. फिर उसके बाद हमने रजिस्टर्स को देखा, व्हाट आर रजिस्टर्स. फिर उसके बाद हमने 4 बिट रैप अराउंड काउंटर को देखा और उसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग वेव फॉर्म्स एंड ब्लॉक डायग्राम. इसके बगैर सीक्वेंशियल सर्किट नहीं होने वाला. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सपर्ट इन ड्राइंग वेव फॉर्म्स एंड ब्लॉक डायग्राम. उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू मॉडल or how to write system verilog code for DQ flip-flop without reset, how to write system verilog code for DQ flip-flop with asynchronous reset. sensitivity list के बारे में बताया, what is sensitivity list, what is non-blocking assignment, what is blocking assignment, always FF block कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ नहीं करते, what are good programming practices, so on. एंड फिर उसके बाद हमने पैक्ड अरे के बारे में पढ़ा what is packed array. फिर उसके बाद हमने अनपैक्ड अरे के बारे में पढ़ा what is unpacked array. एंड देन एट द एंड वी सॉ what is the useful way in which you can use unpacked array, and at the end we studied about vector subfields. Okay, so now I'm ready to answer your questions. कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. एंड लैब जो है वो आप लोग कंप्लीट करें. लैब 5 उसको इस वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करें. मे बी नेक्स्ट वीक मैं यूईटी में एक चक्कर लगा लूँगा. तो इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू टेस्ट हिज और हर कोड ऑन द FPGA, आप लोग आके टेस्ट कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं. ओके, सो एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. अनब्लॉकिंग असाइनमेंट क्या है?